हेलो, तो आज के वीडियो में हम लोग आर्बिट्रेशन पढ़ने वाले हैं जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव में जेएचजीएल में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्बिट्रेशन से। तो बेसिकली इसका पूरा रिविजन करा दूंगी मैं बहुत ही कम समय में। तो लेट्स स्टार्ट आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन होता क्या है? तो बेसिकली हम लोग यूजुअली कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जज कैसे हमारे डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। तो बस वैसे ही एक आर्बिट्रेशन में ना एक आर्बिट्रेटर होता है जो हमारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। लेकिन ये जो भी सेटलमेंट होती है ना, वो बेसिकली कोई कोर्ट में नहीं होती है, ये आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट होती है। मतलब कोर्ट में जैसे जज होता है वैसे ही आर्बिट्रेशन में ना आर्बिट्रेटर होता है जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। और बाकी सब सेम, जैसे जज कैसे कोई भी ऑर्डर दे दिया तो वो एंड तक जज कोई भी ऑर्डर दे दे तो वो मानना ही पड़ता है। तो वैसे ही आर्बिट्रेटर भी कोई भी ऑर्डर दे दिया तो वो मानना ही पड़ता है। ऑब्वियसली अपील सब होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप यही समझ लो कि कोर्ट में जैसे जज होता है वैसे एक आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट होता है, यानी कोर्ट ना जाकर बाहर से एक सेटलमेंट करना होता है, उसी को हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। और जो उसे सॉल्व करता है वो आर्बिट्रेटर होता है। तो बेसिकली आप क्रिमिनल डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट सेटल कर सकते हो क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें कौन सा डिस्प्यूट सॉल्व होता है? तो सिर्फ सिविल डिस्प्यूट सॉल्व होता है। दो या दो से ज़्यादा पार्टीज होती है और सॉल्व किसके होता है? तो विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी होती है और सॉल्व किससे हो सकता है? तो विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेटर ये सॉल्व हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन की। तो आर्बिट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है एडहॉक आर्बिट्रेशन। मतलब इसमें ना जो भी सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं वो पार्टी डिसाइड करती है। मतलब कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखता, कितने आर्बिट्रेटर्स चाहिए, कैसा सिलेक्शन होगा, आर्बिट्रेशन कंडक्ट कैसे होगा, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? तो सारा कुछ पार्टीज डिसाइड करती है, कैसे प्रोसीजर होंगे, सब कुछ। तो अगर मैं एक लाइन में बोलेंगे कोई, तो एडहॉक आर्बिट्रेशन बेसिकली पार्टीज डिसाइड करती है। और दूसरा इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में बेसिकली हम लोग आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस जाके मामले को सॉल्व कराते हैं, फिर वो लोग बेसिकली देते हैं आर्बिट्रेटर ढूंढ के, वैसा सब होता है। और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन मतलब अपने इंडिया के इंडिया में मतलब होगा आर्बिट्रेशन, जैसे कि दोनों पार्टीज इंडिया की है, जो बेसिकली दोनों पार्टीज जिसमें डिस्प्यूट हुआ है दोनों इंडिया की है, तो इंडिया की है तो इंडियन लॉ ही लगेंगे। और कॉज ऑफ एक्शन भी एंटायरली कहाँ पे बेस है? तो एंटायरली कहाँ पे बेस है? तो इंडिया में ही बेस है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक में क्या था? दोनों पार्टीज इंडिया में थी। तो इंटरनेशनल में क्या होगा कि दोनों में से कोई एक पार्टी बाहर की होगी, एटलीस्ट एक पार्टी। वो या तो इंडिविजुअल हो सकती है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, तो गवर्नमेंट हो सकती है, या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकती है। इस सब में से कोई ना कोई एक पार्टी जो भी है वो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आर्बिट्रेशन क्या होता है। वो एक बेसिकली एक मेथड है ऑफ सॉल्विंग सिविल डिस्प्यूट्स दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में, जो आर्बिट्रेटर करता है। और टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करूँ तो टोटली 4 टाइप्स होते हैं। एडहॉक आर्बिट्रेशन। एडहॉक आर्बिट्रेशन में सारे एक्सपर्ट्स पार्टी डिसाइड करती है। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में बेसिकली दोनों पार्टीज इंडिया की होती है। इंटरनेशनल में एक पार्टी तो बाहर की होती है। और इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में इंस्टीट्यूशन बेसिकली सॉल्व करती है। आगे बढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेस। मतलब एक आर्बिट्रल प्रोसेस के लिए क्या क्या एसेंशियल्स लगता है? तो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी लोकेशन, वेन्यू, कहाँ होगा आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, लॉ, लैंग्वेज। तो ये सब सारी चीज़ें ना पार्टी फ्री होती है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, मतलब कितने आर्बिट्रेटर्स आपको लगेंगे, तो वो भी आप फ्री होते हो डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि सिर्फ ऑड नंबर में हो सकता है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आर्बिट्रेटर्स रख सकते हो। 2, 4, 6 ऐसे इवन नंबर में रख सकते हो क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया, मतलब आप लोग दो पार्टीज में ना झगड़ा हुआ, उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि हम लोग को कितने आर्बिट्रेटर्स रखने हैं, तो वो डीम हो जाता है कि एक ही रखना होता है। ठीक है, फिर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट कितना लगेगा? ऑब्वियसली अगर आर्बिट्रेटर हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करा है तो वो फ्री में तो नहीं करेगा। तो कोर्ट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बेसिकली डिसाइड करती है कि कितना कॉस्ट पेबल है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, कितना अमाउंट है सच कॉस्ट का, और कब ये कॉस्ट पे करना है, मतलब कितना कॉस्ट पे करना है, किसको ये कॉस्ट पे करना है, और कौन सी पार्टी किसको पे करेगी, वो सब कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बेसिकली डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल्स में बेसिकली जो भी ऊपर के 5 चीज़ें हैं, सीट, वेन्यू, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, लॉ, लैंग्वेज, वो पार्टीज फ्री होती है डिसाइड करने को। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी पार्टी फ्री ही होती है। बस इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि ऑड नंबर में ही हो सकता है, इवन नंबर में नहीं हो सकता है। और जो भी कॉस्ट है ना, वो भी बेसिकली कौन डिसाइड कर रहा है? तो कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो अभी हम लोग बात करते हैं आर्बिट्रेटर की। आर्बिट्रेटर यानी कौन होता है? तो मैं आपको बताया आर्बिट्रेशन क्या होता है। तो आर्बिट्रेशन बस बेसिकली आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट होता है, और उसको जो सॉल्व कराता है, जो इंसान जैसे कोर्ट में जज होता है, वैसे ये प्रोसेस में उसको हम आर्बिट्रेटर का नाम दे सकते हैं।
तो अब आर्बिट्रेटर अपॉइंट कौन करेगा, क्योंकि आप आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करा रहे हो, ठीक है, तो वो दोनों पार्टीज के कंसेंट से होगा, मतलब दोनों पार्टी क्या करेगी, अपना अपना कंसेंट देगी। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आर्बिट्रेटर है ना वो इम्पार्शियल और डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, मतलब कि किसी भी एक पार्टी से वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी एक पार्टी में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर पार्टीज अपॉइंट करती है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको नहीं समझना, मतलब कि किसको अपॉइंट करना है, क्या करना है, तो आप कोर्ट को भी बोल सकते हो कि मेरे को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे दो, तो वो लोग भी करके दे सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है आप एक आर्बिट्रेटर रखो या तो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स रखो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब हम लोग बात करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, तो जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है, जो भी हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, वो सबसे पहली बात तो राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए। फिर बेसिकली साइंड होना चाहिए बाय पार्टीज, दोनों पार्टीज का साइन होना चाहिए। फिर बेसिकली जो भी एग्रीमेंट है वो रिलेटेड किससे होता है, तो या तो कोई प्रेजेंट में डिस्प्यूट हो रही है तो फ्यूचर में होने वाली है। मतलब कि जैसे कि अगर किसी भी दो लोगों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें पहले से एक क्लॉज ऐड कर देंगे कि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। और प्रेजेंट डिस्प्यूट हो सकता है अब भी कुछ डिस्प्यूट हो और अब भी आपने डिसाइड किया कि कोर्ट ना जाके आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। फिर या तो आर्बिट्रेशन क्लॉज हो सकता है, तो सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है, मतलब एक बहुत बड़े से एग्रीमेंट का एक छोटा सा क्लॉज हो सकता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। या तो फिर आप सेपरेट से एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना लो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर इसमें याद रखने वाली चीज़ें क्या है, तो सबसे पहली बात ओरल हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं, राइटिंग ही होना चाहिए। फिर बेसिकली दोनों पार्टीज ने साइन किया हुआ होना चाहिए। फिर बेसिकली प्रेजेंट डिस्प्यूट से रिलेटेड हो सकता है या तो फ्यूचर डिस्प्यूट से रिलेटेड हो सकता है, या तो कोई क्लॉज हो सकता है या तो कोई एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, मतलब कोर्ट का क्या पावर है बेसिकली कि वो रेफर कर, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि कभी कभी कोर्ट भी खुद बोल सकते हैं कि आप हो सकता है तो आप आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करो, तो वो कोर्ट का पावर क्या है वो देखते हैं। तो ज्यूडिशियल अथॉरिटीज जो होती है वो भी कभी कभी आपको क्या कर सकती है, बोल सकते हैं कि आप आर्बिट्रेटर के पास जाके डिस्प्यूट सॉल्व करा दो, ठीक है। तो पार्टी जो भी है ना वो अप्लाई कर, अगर पार्टी को अप्लाई करना है कोर्ट को तो क्या वो कभी भी कर सकते हैं क्या, नहीं, तो एक टाइम है कब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सबमिट होने से पहले पहले आपको क्या कर देना है, आपको बोल देना है कोर्ट में कि हम लोग आर्बिट्रेटर के पास जाने वाले हैं, ठीक है। और वो जो भी एप्लीकेशन, मतलब जिसमें आप बोलोगे कि हम लोग आर्बिट्रेटर के पास जाने वाले हैं, उसमें आपको ओरिजिनल एग्रीमेंट और ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी भी क्या करनी है, टेस्ट करनी है, ठीक है। अगर आपके पास ओरिजिनल एग्रीमेंट या ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल नहीं है तो वो जो भी ओरिजिनल एग्रीमेंट है उसका कॉपी और पिटीशन देना है कोर्ट को कि जिसके पास भी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आके उसको प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की, तो आर्बिट्रेटर कोई भी नेशनैलिटी का हो सकता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। अगर ना कोई भी पार्टी फेल हो जाती है टू एक्ट एज पर प्रोसीजर, या तो आर्बिट्रेटर बराबर से काम नहीं करता है या तो इंस्टीट्यूशन बराबर से काम नहीं करते हैं। रिपीट, अगर पार्टीज में कोई गड़बड़ हो गई, वो लोग बराबर से काम नहीं कर पा रहे, अगर आर्बिट्रेटर में कोई गड़बड़ हो गई है तो इंस्टीट्यूशन में कोई गड़बड़ हो गई, तो ये केस में क्या होता है ना, सारी पार्टी को एक एक आर्बिट्रेटर तो अपॉइंट करना ही होता है। और फिर क्या होता है, दोनों पार्टी मिलके क्या करती है, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है। तो सारी पार्टी को एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना और दोनों अपॉइंटेड जो आर्बिट्रेटर है वो मिलके एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर जो भी पार्टी है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाती है बेसिकली विद इन 30 डेज, या तो फिर दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर मिलके तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाता है विद इन 30 डेज, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करते हैं और एक हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट करती है वो इंटरनेशनल के लिए होता है, जो हाई कोर्ट करती है वो नेशनल के लिए होता है, ठीक है, यानी नेशन वाइड। और अगर आपको आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास चले जाओ। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या करेगी, तो वो एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर मेंटेन करेगी। फिर अगर आपको एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट किया डिफरेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को, तो जहाँ पे रिक्वेस्ट पहले किया वो कंसिडर करेंगे। अगर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन ना क्या करती है, कोई भी आर्बिट्रल अपॉइंट करने से पहले बेसिकली उससे राइटिंग में डिस्क्लोजर लिख के लेती है कि आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी कंसिडरेशन, आपकी इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियल डिस्क्लोजर, ये सारे डिस्क्लोजर बेसिकली वो ले लेती है। तो मैं रिपीट करती हूँ, अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा तो सॉरी। तो ना मतलब मैंने क्या बोला बेसिकली कि अगर से कोई भी पार्टी एक्ट मतलब पार्टी बराबर से काम नहीं करती है, तो कोई भी आर्बिट्रेटर बराबर से काम नहीं करता है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन बराबर से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये उसके एक्सेप्शंस थे ऊपर वाले के। अभी दूसरा कि सारे पार्टी को ना एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ता है,
और फिर दोनों आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट हुए हैं वो मिलके तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। लेकिन अगर दोनों फेल हो गए, मतलब अगर जो भी पार्टीज है उसने क्या करा ना, उसने 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट नहीं किया आर्बिट्रेटर, या तो जो दोनों आर्बिट्रेटर थे उसने मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करा, तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डेजिग्नेट किया है। और अगर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन भी अवेलेबल नहीं है तो आप चले जाओ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास। तो वो क्या करेगा, तो वो मेंटेन करेगा पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो जिसको पहले किया वो कंसिडर होगा। और जो भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे ही नहीं किसी को भी अपॉइंट कर देती, वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने से पहले डिस्क्लोजर्स लेती है, ठीक है। फिर ठीक है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज अमंग विच वन पार्टी इज फॉरेन कंट्री और बॉडी कॉर्पोरेट और एओपी, ओके। मतलब बेसिकली ऐसे मतलब डिस्प्यूट होता है बिटवीन पार्टीज जिसमें एक पार्टी बाहर की है, कोई भी हो सकता है, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, एओपी हो सकता है, बीओआई हो सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट हो सकती है। अगर वो एबी जो है वो आर्बिट्रेटर को रिप्रेजेंट करता है। इन केस ऑफ आर्बिट्रेटर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट सच आर्बिट्रेटर विच इज ऑफ डिफरेंट नेशनलिटी एंड नॉट द नेशनलिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। तो मतलब बेसिकली ना, अभी सपोज मैं इंडिया में रहती हूँ और कोई मतलब सामने वाला बेसिकली जापान में रहता है जिससे मेरा झगड़ा चल रहा है, अभी डिस्प्यूट में हूँ मैं जिसके साथ। तो अब आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होगा, क्योंकि अगर कोई इंडिया का होगा तो वो मुझे फेवर करेगा और जापान का होगा तो उसको फेवर करेगा। तो बहुत सिंपल सा है, दोनों के नेशनैलिटी का नहीं होगा, कोई तीसरी नेशनैलिटी का हम लोग आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगे। लेकिन अगर से वो दोनों ही पार्टीज को, मतलब अगर इंडिया का ही आर्बिट्रेटर है और मुझे तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है और जापान वाले को भी दिक्कत नहीं है, तो फिर ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं है तो क्या ही दिक्कत है, फिर तो चलेगा, मतलब दोनों का कंसेंट है ना तो चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई भी पार्टी अपॉइंट नहीं कर पाती है आर्बिट्रेटर, या तो दोनों मिलकर तीसरा नहीं अपॉइंट कर पाते हैं, तो फिर आप लोग को अप्लाई करना है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड है, ठीक है। फिर ग्राउंड फॉर चैलेंज, मतलब हो सकता है ना आपको कि आर्बिट्रेटर ने जो भी डिसीजन दिया वो आपको सही नहीं लग रहा हो, तो आप कैसे, मतलब आप कौन से ग्राउंड पर आप चैलेंज कर सकते हो कि मुझे ये बराबर नहीं लग रहा आर्बिट्रेटर। तो सबसे पहले ना दो चीज़ पे कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जो भी आर्बिट्रेटर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो इसका रिलेशनशिप है सामने वाली पार्टी के साथ, या तो पास्ट में था या तो अब भी है, या तो उसका कुछ तो इंटरेस्ट है, ठीक है। या तो नॉन क्वालिफिकेशन, आपको लग रहा है वो बराबर क्वालिफाइड नहीं है, मतलब जो एक क्वालिफिकेशन होती है यूजुअली सीए सीएम में, एडवोकेट, ये सब, या कोई भी और लोग होते हैं वो उनमें से नहीं है, वो क्वालिफाइड ही नहीं लग रहा बराबर से। तो आप ये दो चीज़ों पे क्या कर सकते हो, आप ग्राउंड फॉर चैलेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस पे, अगर आपको लग रहा है उसका पास्ट या प्रेजेंट रिलेशनशिप था, उसका कोई भी फाइनेंशियल या बिजनेस इंटरेस्ट था, या तो वो क्वालिफिकेशन नहीं, बेसिकली क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। और फिर एक थोड़े मोड़े से केस लॉज हैं, तो इसमें ना बेसिकली एक केस लॉ में क्या डिसाइड हुआ कि ना दोनों पार्टीज थे, उसमें से ना एक पार्टी, वो जो आर्बिट्रेटर था उसका पास्ट एम्प्लॉय था, तो इसमें ये डिसाइड हुआ कि उसको हम लोग कोई भी रिलेशनशिप नहीं मानेंगे, मतलब वो एक बायस के तौर पे नहीं कंसिडर करा गया, ठीक है। ओके, चैलेंज विद इन 15 डेज फ्रॉम आप चैलेंज कर सकते हो 15 दिन के अंदर अंदर जब से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, या तो जब से आपने अवेयर हुए कि कुछ तो गड़बड़ थी आपको, तब से आप 15 दिन में चैलेंज कर सकते हो, बस आपको रिटर्न में करना है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन दोगे बेसिकली आर्बिट्रल, तो बेसिकली आप चैलेंज कर सकते हो 15 दिन के अंदर अंदर जब से भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है किस चीज़ का, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, या तो जब से आप सर्कमस्टेंसेस से अवेयर हुए, बस आपको रिटर्न में करना है, ठीक है। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, बट अभी तक मैंने जितना भी कराया वो मैं अच्छे से रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो ना लेट्स स्टार्ट। तो लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसलेशन, जिसमें उन्होंने आर्बिट्रेशन स्टार्ट किया। आर्बिट्रेशन सेम होता है जैसे कि कोर्ट में सेटलमेंट होता है, बट वो सेम प्रोसीजर्स होती है, बस वो आउटसाइड दी कोर्ट्स होती है। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन उन्होंने 4 टाइप पढ़े थे। एडॉक आर्बिट्रेशन में सारे जो भी एक्सपेक्ट्स होते हैं ना वो पार्टीज डिसाइड करती है। इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन सॉल्व करती है। डोमेस्टिक में दोनों पार्टीज इंडिया के होते हैं, इंटरनेशनल में कोई एक तो बाहर का होता है। एसेंशियल्स की बात करूँ तो बेसिकली
जो भी सीट, वेन्यू, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, लॉ, लैंग्वेज जो भी है ना, वो पार्टीज फ्री होती है सेलेक्ट करने को। और नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी आप फ्री होते हो, बस आपको ऑड नहीं रखना, ऑड रखना है, इवन नहीं चलेगा। और अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है तो मान लेंगे कि एक ही आर्बिट्रेटर है। कॉस्ट की बात करूँ तो कोर्ट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि कितना कॉस्ट एक पार्टी दूसरे पार्टी को पे करेगी, कितना पे करेगी और कब पे करेगी। आर्बिट्रेटर की बात करूं तो दोनों पार्टीज अपॉइंट करती है अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ। वो जो भी आर्बिट्रेटर है वो इम्पार्शियल होना चाहिए और डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। पार्टीज चाहे तो खुद अपॉइंट कर ले या तो कोर्ट अपॉइंट करके दे सकता है, या तो एक सिंगल आर्बिट्रेटर हो सकता है या तो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात करूं तो वो राइटिंग में होना चाहिए, पार्टी से साइंड होना चाहिए, प्रेजेंट या तो फ्यूचर डिस्प्यूट से रिलेटेड हो सकता है, या तो आप आर्बिट्रेशन क्लॉज बना लो या तो सेपरेट एग्रीमेंट बना लो। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कोर्ट जो है वो भी रेफर कर सकती है पार्टी को आर्बिट्रेशन के लिए। मतलब कभी कभी आपको खुद बोल सकती है जुडिशियल अथॉरिटी कि आप आर्बिट्रेशन के पास जाओ, और अगर पार्टी को खुद से अपील करना है, खुद से अगर पार्टी को बेसिकली जाना है आर्बिट्रेशन के पास, तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट देने से पहले पहले ही जा सकती है, उसके बाद नहीं। और वो एप्लीकेशन देगी तो उसमें बेसिकली उसको ओरिजिनल एग्रीमेंट और ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी भी देना है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं है तो आप उसकी कॉपी भी दे सकते हो, और आप पिटीशन दे सकते हो वो इंसान को बुलाने के लिए जिसके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, ताकि वो आके दे दे। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की बात करूं तो वो कोई भी नेशनैलिटी का चलेगा, लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ होती है, मतलब अगर कोई भी पार्टी बराबर से काम नहीं करती उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, कोई भी आर्बिट्रेटर बराबर से काम नहीं करता है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसे प्रोसीजर काम नहीं करती है, तो ये इसके एक्सेप्शंस थे। फिर बेसिकली सारे पार्टी को एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, और फिर एक एक कर दिए तो फिर वो जो दोनों है वो मिलके तीसरा अपॉइंट करेंगे। और अगर वो पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना भूल जाती है 30 दिन के अंदर अंदर जब से नोटिस मिला है, या तो दोनों आर्बिट्रेटर मिलके तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग को चले जाना है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बेसिकली दो जन ने डेजिग्नेट है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट वाला इंटरनेशनल के लिए, हाई कोर्ट वाला नेशनल के लिए है। अगर कोई भी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है तो आप चले जाओ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास, वो लोग आपको पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स दे देंगे बना के। अगर आपने एक से ज़्यादा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास रिक्वेस्ट किए तो जहाँ पहले किए हो वो कंसिडर होगी। अगर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बेसिकली अपॉइंट करने से पहले ना जो क्या करती है, वो डिस्क्लोजर रहती है आर्बिट्रेटर से कि आप क्वालिफाइड हो, आप कंसिडरेशन वगैरह, इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, ये सारे डिस्क्लोजर्स ले लेती है। फिर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में दोनों में से एक पार्टी बाहर की होगी, और बेसिकली जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, वो दोनों में से कोई भी नहीं, अलग ही कोई तो नेशनैलिटी का आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगा। लेकिन अगर दोनों में से दोनों पार्टी का कंसेंट है किसी एक नेशनैलिटी के आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए तो चलेगा, तो क्या ही दिक्कत है। ग्राउंड पर चैलेंज की बात करूँ तो दो ग्राउंड पे कर सकते हो। तो आपको लग रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका कोई तो पास्ट प्रेजेंट रिलेशनशिप या फाइनेंशियल बिजनेस रिलेशनशिप है, या तो आपको लग रहा है वो क्वालिफाइड ही नहीं है। ठीक है। फिर चैलेंज की बात करूँ तो आप 15 दिन में चैलेंज कर सकते हो, जब से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जब से आप अवेयर हुए सर्कमस्टांस